Over to you, Sudeep sir. Yeah, am I audible? Yeah, sir. Okay. So thank you so much. And just confirm once you can see my slide. Can you see my slide? Yes, sir. Visible. Okay, so today we'll be discussing the GI symptoms or intestinal obstructions under the GI symptoms. It will be in Hindi, no? Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So basically हम लोग अगर देखें कि GI symptoms का जो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डे टू डे बेसिस हम लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है क्या एक्चुअली? तो अगर देखा जाए तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब इंटेस्टाइन किसी एक कारणों के वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, जिसका वजह से जो फूड पार्टिकल्स और फूड मटेरियल्स है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। सो ये कभी कभी मतलब फंक्शनल होता है, कभी कभी मैकेनिकल होता है। फंक्शनल कैसे? समझ लो कि उनका इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जहां से वो खाना पास नहीं हो पा रहा है, वो वाला जगह मतलब फंक्शनल है नहीं, वो काम ही नहीं करता है। तो जिसका वजह से वो वाला पार्ट से खाना पास थ्रू नहीं हो पाता है। तो दैट इज द फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर हम लोग बोले कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में भी बिकॉज ऑफ ट्यूमर, बीच में इंटेस्टाइन के अंदर पे कुछ ट्यूमर हो गया, तो जिसका वजह से फूड मटेरियल्स जो है वो ट्यूमर के साइड से जा नहीं पाता है और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। तो वो एक बात होता है। या तो फिर समझ लो कि वो जो पार्ट है जहां से खाना पास नहीं हो पा रहा है, वो वाला पार्ट में किसी एक कारणों के वजह से उनका जो इंटेस्टाइन है वो स्पाज्म हो चुका है, वो वाला जगह स्पाज्म हो चुका है, तो इसके वजह से वो नहीं जा पाता है। और एक कारण भी हो सकता है, वो होता है कि उसने बहुत दिन से है, तो वो जो फिकल मटेरियल्स है वो इतना हार्ड होके बैठा है कि वो मतलब आगे भी नहीं आता है, पीछे भी नहीं जाता है, ऐसा हालात में है। और वो स्टोन जैसा हो गया है, तो वो उनका इंटेस्टाइन उसको एक्सपेल भी नहीं कर पाता है, तो उसके वजह से उनका स्टूल पास भी नहीं कर पाता है। तो वो एक सिचुएशन है। तो ऐसा वाला कुछ भी सिचुएशन हो और जिसका वजह से उनका जो जीआई ट्रैक किसी भी एक जगह में, मे बी लार्ज इंटेस्टाइन, मे बी स्मॉल इंटेस्टाइन, मे बी दोनों जगह पे, हाँ कहीं में भी अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलता है। क्लियर? सब लोग क्लियर? यस ग्रुप? यस सर। एक ही जन यस सर बोलता है, बाकी तो कितना लोग 20 लोग कनेक्ट हुए हैं, उसमें से बाकी सब लोग सिर्फ कान पे हेडफोन लगा के सुन रहा है। रेस्पॉन्स भी तो होना चाहिए। ओके, सो अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस के तरफ देखें तो क्लासिफिकेशन हो सकता है जैसे डायनामिक, एडायनामिक, स्मॉल बाउंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लार्ज बाउंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। कभी कभी एक्यूट और क्रोनिक होता है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। सब एक्यूट, सिंपल, स्ट्रेंगुलेटेड, और कभी कभी क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन कैसे? समझ लीजिए कि किसी एक कारणों की वजह से पेशेंट को ऑपरेशन हुआ था। पहले जब ऑपरेशन हुआ था, सबसे इनर वाला लेयर में जो उन लोगों ने स्टिच लगाया, वो स्टिच कुछ कारणों की वजह से निकल गया है। तो निकल के उसमें से बावल अंदर आ गया और आके वो दोनों मतलब फैट टिश्यू के बीच में वो अटक गया। ओके,
तो वो बोलता है क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें लूप जैसा हो गया और फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसको क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। अगर मेन क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने देखेंगे तो बेसिकली पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है उसको डायनामिक और एडायनामिक में मेनली हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रोपल्सिव फॉर्म और सीयूडो ऑब्स्ट्रक्शंस, वो इतना डीपली आप लोगों को समझने का जरूरत नहीं है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस को आप समझ लो, मेनली होता है इंट्रामोलर, एक्सट्रामोलर, ल्यूमेन, सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन, क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शंस और स्ट्रेंगुलेटेड। मैंने जो भी चीजें आपको डेफिनेशन में समझाया, इसलिए मैंने पूछा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, वहां पे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो उसमें कोई भी कारणों के वजह से मे बी ट्यूमर, मे बी हर्निया हुआ, या तो फिर फॉरेन बॉडी अंदर चला गया जिसका वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, या तो फिर पेशेंट को कुछ लुमेन जो उनका इंटेंस्टाइन है वो नेरो हो चुका है, स्पाज्म हो चुका है, हाँ उसके वजह से। सो या तो फिर किसी एक जगह में उसका वास्कुलर जो वेन एंड आर्टरी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करते हैं, तो वो ब्लड सप्लाई वहां पे इंटरप्ट हुआ है जिसका वजह से वो वाला पार्ट फंक्शनल नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। तो ऐसा भी कोई भी कारणों के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। On the basis of nature is classified into acute, chronic और acute and chronic। acute chronic क्या होता है? acute बेसिकली सडनली अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हुआ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, पेशेंट ने 2-3 दिन से पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, कोलिकी पेन आ रहा है, हाँ अब आई थिंक अभी तक आप लोगों को पता चल गया कि कोलिकी पेन कैसा होता है। तो कोलिकी पेन आ रहा है और पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है और वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो वो है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, सडन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को ऑलरेडी पहले से बहुत बार ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका था डिफरेंट कारणों की वजह से, और पेशेंट अभी फिलहाल ठीक है, ओके, लेकिन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है और पेशेंट को एनी टाइम हो सकता है, तो पेशेंट को डाइटरी मॉडिफिकेशंस वो सब चाहिए। बट बेसिकली वो देखा जाता है अगर वो लोअर एब्डोमिनल कोलिकी पेन अगर पेशेंट बोलता है तो उसको क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा वाला पेशेंट में देखा जाता है। और एक्यूट एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या, वो एक्यूट एंड क्रोनिक इसलिए है कि पेशेंट क्रोनिकली ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशेंट को बाउल का एक पार्ट में भी काम नहीं कर रहा है, वी ऑलरेडी नो दैट, बाउल का अंदर में ट्यूमर है, वी ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल पेशेंट मतलब कभी कभी होता है ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, बट मेडिसिन में वो फिलहाल अभी ठीक है, तो वो क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्शन है, बट सडनली फिर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, फिर वो प्रेजेंट करता है कि मेरा कॉन्स्टिपेशन भी है, बहुत दिन से स्टूल पास नहीं किया, अभी तो फिलहाल के लिए वोमिटिंग भी हो रहा है, पेट बहुत फूल गया है, तो ऐसा टाइप का कंप्लेन करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। एक क्रोनिकली है बट पेशेंट फिलहाल के लिए ठीक था, बट सडनली अभी बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ में दिखा दे रहा है। अगर हम कॉजेस की तरफ देखेंगे तो एडेशंस मतलब एक इंटेस्टाइन का एक वॉल के साथ दूसरा वॉल जो जुड़ जाता है कभी कभी एक्सीडेंटली, तो उसका एडिशंस बोलता है। तो 40% पेशेंट में वो एडिशंस की वजह से होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे पेशेंट्स थ्रू आउट द उसका डिजीज ट्रेजेक्टरी वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते, तो खाना जब नहीं खाता है तो कभी कभी वो उसका इंटेस्टाइन मतलब बिना खाना नहीं है तो एकदम वो एकदम मतलब फूल के नहीं रहता है, वो चिपटा होके रहता है, तो ऐसा रहते रहते धीरे धीरे वो एडिशंस फॉर्म हो जाता है, तो वो कभी कभी वो एडिशंस के वजह से हो सकता है। ट्यूमरों की वजह से 15% पेशेंटों में देखा जाता है। इन्फ्लामेटरी मतलब कोई भी इंफेक्शंस या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से 15% पेशेंटों में ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देता है। कभी कभी हार्निया पेशेंट, बट हार्निया पेशेंट सिर्फ 12% पेशेंटों में हार्निया के लिए, या इंट्रालुमिनल मतलब वो जो स्पाज्म होता है, लुमिनल जो स्पाज्म होता है, उसमें 10% पेशेंटों में
देखा जाता है। और मिसेलिनियस जैसे कॉन्स्टिपेटेड, बहुत दिन से कॉन्स्टिपेटेड है, या तो फिर पेशेंट ओपियोइड्स ले रहा है तो गैस्ट्रिक मोर्टालिटी कम हो गया, मतलब पेशेंट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो गया है, और उसके वजह से धीरे धीरे जमा होते होते वो उनका इंटेस्टाइन ब्लॉक हुआ है। तो ऐसा वाला 8% मिसेलिनियस में 8% पेशेंटों में देखा देता है। नेक्स्ट, अगर क्लिनिकल फीचर्स हम अगर देखें तो सिम्टम्स वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। अगर वो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है तो कभी कभी उनको मतलब सॉलिड फूड पेशेंट खा नहीं सकता है, जब भी सॉलिड फूड खाता है तब उसका पेन होता है। अगर वो सॉलिड फूड नहीं खाता है तो उसको पेन नहीं होता है, तो मतलब पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड है। Mechanical esophageal obstruction generally manifested had dysphagia for solid first and liquid second. So अगर वो समझ लीजिए कि वो उनका इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को क्या होता है, पहले बोलता है कि मैं राइस नहीं ले सकता हूँ, मैं रोटी नहीं ले सकता हूँ, बट मैं खिचड़ी ले सकता हूँ, सेमी सॉलिड टाइप का कुछ डाइट डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ। या तो फिर बोलेगा कि मैं पानी पीने से जाता है, बट मैं जब भी राइस, कुक्ड राइस में ट्राई करता हूँ तब नहीं जाता है। तो ऐसा टाइप का बेसिकली पेशेंट लोग आके आप लोगों के पास बोलेगा। अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का बात करेंगे तो ऐसा में सबसे मेनली जो पेशेंट आपको सिम्टम्स बोलेगा वो है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, क्योंकि पेशेंट ने खाना खाया, स्टोमक फुल हो गया। जैसे स्टोमक फुल होता है तो पेशेंट का स्टोमक का ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्लोज हो जाता है, फिर स्टोमक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करता है और खाना जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके ड्यूडेनम से नीचे आ जाता है। अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ मतलब स्टोमक स्पाज्म कर रहा है बट खाना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, उसका जो आउटलेट है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो प्रेशरों के वजह से पेशेंट को एकदम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, वो बहुत फोर्सफुल्ली पेशेंट को सडनली वोमिटिंग हो सकता है। तो इसमें पता चलेगा कि पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसा वाला पेशेंट, और पेशेंट को चांसेस है। अगर वो अंडरलाइंग डिजीजों के वजह से है और पेशेंट को कोलिकी पेन हो रहा है, कोलिकी पेन अगर अम्बिलिकल रीजन में है तो बेसिकली वो सिम्टम्स ये बताता है कि उनको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, बट वो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अगर हम मैनेजमेंट के तरफ ध्यान देंगे तो मैनेजमेंट क्या क्या बोलता है, तो सबसे पहले नॉन ड्रग थेरापी। तो नॉन ड्रग थेरापी में क्या क्या चीज है, डाइटरी एडवाइस। तो सबसे पहले हम लोगों को पेशेंट को समझाना है कि वो क्यों हो रहा है और उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो हर एक पेशेंट के लिए वो अल्टीमेट गोल, जो गोल्स ऑफ केयर है, वो हम लोगों के पास क्लियरली रहना पड़ेगा। और जब क्लियरली हमारे पास गोल्स ऑफ केयर है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसी पेशेंट का अल्टीमेटली क्या मतलब मदद कर सकता है, उसी हिसाब से हम लोग उनको एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग विथ लिक्विड, अगर उनको सॉलिड फूड लेने से उनको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है तो ऐसा वाला पेशेंट में एज द पेशेंट इज कंफर्टेबल विथ, इफ द पेशेंट इज कंफर्टेबल विथ समझ लीजिए कि लिक्विड डाइट, तो हम लोगों को उनको लिक्विड डाइट ही रखना चाहिए। एंड वो स्मॉल क्वांटिटी में, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन वाला एरिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, ब्लोटिंग ज्यादा होता है और इसलिए पेट फूलने का चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब चीज पेशेंट को मना करना है। और कभी कभी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब्स, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट को रखता है मतलब इंड्यूलिंग करके रखता है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब में। हाँ, पेशेंट अगर बहुत दिन से कॉन्स्टिपेटेड है, फिर पेशेंट स्टूल पास नहीं हुआ, एब्डोमिनल पेन है, उल्टा वोमिटिंग कर रहा है, ऐसा वाला पेशेंट को क्या करता है, खाने नहीं देता है, एनटीयू रखता है और
ट्रायल्स ट्यूब से इंड्यूलिंग करके रखता है। इसका एक ही मोटो होता है, इसका एक ही मोटो ये है कि पेशेंट के जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर से लोड को कम कर देना, और जो थेरापी है व्हाट एवर द ट्रीटमेंट आप ड्रग थेरापी में दे रहे हो, वो ट्रीटमेंट में जब रेस्पॉन्स करेगा तो धीरे धीरे उसका चीजों को इम्प्रूवमेंट होगा, और उसी टाइम पे उसको भूख भी लगेगा, साथ में पेशेंट को स्टूल पास भी करेगा, और तब उसको फिर से दोबारा स्टार्ट किया जाएगा उसका जो नॉर्मल डाइटरी ईटिंग पैटर्न था। अब ड्रग थेरापी में फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शंस अगर है, समझ लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जगह अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो उसके लिए मेटोक्लोप्रामाइड, अच्छा पेरिनॉर्म या रेगलान नाम पे आता है। हाँ, मेटोक्लोप्रामाइड बेसिकली क्या बोलता है, वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करके वो स्टोमक को जल्दी एम्प्टी करने में मदद करता है। तो वो जो भी इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है उसको इम्प्रोवाइज्ड करता है, तो अगर वो फंक्शन में नहीं होता है तो उसको फंक्शनल में लाने में मदद करता है। बट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस अगर वहां पे है तो वो समटाइम्स करना मुश्किल है। मैकेनिकल जैसे कि अगर ट्यूमर है वहां पे, ट्यूमर के वजह से या फिर कैंसर के वजह से वो वाला जगह काम नहीं कर पा रहा है, उसमें मेट्रोक्लोप्रामाइड ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करके उसका ड्रग एंड नॉन ड्रग थेरापी डिसाइड किया जाता है, कौन सा पेशेंट में किस तरह से मैनेजमेंट को प्लान किया जाएगा। और कभी कभी नॉन ड्रग थेरापी में रेस्ट देना, जीआई ट्रैक को रेस्ट देना समटाइम्स यूजफुल मैनेजमेंट होता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए कि पेशेंट का वो जगह काम मतलब अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या तो फिर कुछ ट्यूमर्स है, तो ट्यूमर की वजह से अगर उनको हम रेस्ट दे देंगे तो जो भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वो आइदर सम ऑफ द थिंग्स विल गेट एब्जॉर्ब, और बाकी का थिंग धीरे धीरे पास होने के लिए टाइम लगेगा, तो बाय द टाइम वो ब्लॉक निकाल जाएगा। तो हम लोगों को उसको रेस्टिंग देना चाहिए। और कभी कभी पेशेंट को अगर हम लॉट्स ऑफ वाटर मतलब बहुत सारे पानी पीने के लिए अगर बोलता है, तो उसमें क्या होता है, वो डाइल्यूट होता है, जो फूड पार्टिकल्स उसने इंटेस्टाइन में गया होगा तो वो डाइल्यूट होके रहता है, तो इजी होता है अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें पास थ्रू करके जाने के लिए। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ड्रग थेरापी में मैं एक रिसर्च स्टडी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडियन जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर में एक रिसर्च स्टडी है जिसका एग्जैक्ट एड्रेस मेरे पास नहीं है, बट मुझे पता है कि वो वहाँ पे है। बेसिकली किसी पेशेंट में अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है एंड वो अगर समझ लीजिए कि मैकेनिकल कोई ट्यूमर के वजह से नहीं है, हाँ, वो फंक्शनल है, तो फंक्शनल वाला चीजों में बेसिकली इंजेक्शन हेलोपेरिडॉल और इंजेक्शन बस्कुपेन जो हायोसिनोबुटाब्रोमाइड प्रिपरेशन का है, तो वो दोनों इंजेक्शन को कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो वाला पेशेंट क्या होता है, विद इन 3-4 डेज पेशेंट का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रिड्यूस होने का चांसेस रहता है। तो वो एक ड्रग थेरापी है, वो कुछ एक स्टडी में मैंने देखा था, एंड वो एक बहुत ही यूजफुल एक चीज है, क्योंकि when I was in working in सिप्ला they used these things and most of the patient, बहुत सारे पेशेंट उसमें से बेनिफिटेड हुआ है एंड उनका ऑब्स्ट्रक्शन अच्छे हुआ है एंड इम्प्रूवमेंट भी इनटेक आया है, स्टूल पास हुआ है। सो वो एक अच्छा के स्टडी है एक्चुअली। अगर मुझे मिलता है तो आई विल बी फॉरवर्डिंग, और बाद में आप लोगों को भी मिल सकता है। अगर उसमें नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा तो क्या है, मेनली पैलिएटिव केयर नर्स को बात कैसे करना है वो चीज अच्छी तरह से जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आके आपको 4-5 बार एक ही चीज पूछा और आप गुस्से हो गए और पेशेंट को बहुत सारे डांट दिया, वैसा नहीं चलेगा पैलिएटिव केयर में। क्योंकि
आप नहीं देख सकते, आपके घर वाले, आपके जो मम्मी पापा है या फिर मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ कि मेरा जो घर वाले हैं मेरा ही सामने बहुत ही मतलब सफर कर रहा है, ऐसा हम देख नहीं सकते। सेम पेशेंट के साथ है, वो लोग नहीं देख सकता है, इसलिए बार बार आके दो आप एक्सप्लेन किया। हाँ, हमारे लिए पेशेंट को बोलना बहुत इजी होता है कि आपके पेशेंट शायद और ज्यादा ट्रीटमेंट देने से कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसे ही रहने वाला है। हम जितना इजीली एक सेंटेंस में उसको बोल देते हैं, उसके लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो उसका मन नहीं मानेगा और वो बार बार एक बार नर्स को पूछेगा, दूसरा डॉक्टर को पूछेगा, तो सभी लोग सेम बोलता है क्या, और आखिरकार क्या मेरा मम्मी या मेरा पापा को और कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज है, वो उन लोगों का माइंड में है, तो वो बार बार आपको तंग करेगा ही, क्योंकि वो उनका स्ट्रेस लेवल है। इसीलिए सबसे पहला बात है कि सपोर्ट द पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट को भूख लगेगा, पेशेंट खाना खाना चाहता है, पेशेंट बोलेगा, अटेंडेंस बोलेगा कि आप खाना नहीं दोगे तो मेरा पेशेंट तो वीक हो जाएगा, फिर मेरा नेक्स्ट वाला ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। अगर कोई पेशेंट केमोथेरापी में है तो बेसिकली 21 डेज या 15 दिन इंटरवल में केमोथेरापी दिया जाता है। समझ लीजिए कि अगर इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और आपने पेशेंट को एनपीयू रखा और बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइल्स ट्यूब डाल के रख दिया, तो पेशेंट बोलेगा कि आपने तो राइल्स ट्यूब लगा के रख दिया, फिर कि मेरा पेशेंट तो पानी तक भी नहीं पी रहा है, अभी तो पेशेंट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट केमोथेरापी में तो वो उस दिन तो केमो नहीं होगा, तब क्या होगा, उसका बीमार तो अच्छा नहीं होगा। एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है and आपके लिए उसका आंसर देना बहुत मुश्किल वाला काम होगा। तो ऐसा टाइप का, तो उस टाइम के लिए पेशेंट एंड फैमिली दोनों को आपको सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। आप जो भी चीजें पेशेंट के साथ कर रही हो, वो चीज टाइम टू टाइम आपको पेशेंट के साथ करना है। वो इतिहास गवाह है, जितना भी तोड़ तोड़ना फोड़ना होता है हॉस्पिटलों में, मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि आइदर डॉक्टर या फिर नर्सेस पेशेंट के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते। पेशेंट के साथ जो भी बात करते हैं, मैं भी बात कर लिया, बट उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि डॉक्टर या नर्सेस क्या बोला है, क्या करना चाहता है मेरा पेशेंट के साथ। तो आप जो भी चीजें करते हो, जैसे कि आपको पता है कि इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को आप खाना खाने नहीं दे सकते हो, पेशेंट विल बी generalized weakness will be there in order to get rid from the obstruction, आपको एनपीयू रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसी हिसाब से पेशेंट के पास या अटेंडेंस के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ताकि फर्दर गोइंग अहेड पेशेंट का जनरल कंडीशन जब डिटोरिएट होगा या तो फिर अगर हुआ, तो आप लोगों के ऊपर ब्लेम गेम ना हो, ब्लेम ना करे, पेशेंट खुश रहे, पेशेंट का अटेंडेंस ये समझे कि ओके, हम सब लोग उनके पेशेंट के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद किसी पेशेंट में अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो उसको उसी हिसाब से डाइटरी मॉडिफिकेशन देना चाहिए। सो ये था हमारे आज के टॉपिक। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम केस स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना। सर वो रिसर्च वाला एक बार और रिपीट कर देंगे तो ठीक रहेगा, कुछ रिसर्च वाला। सो बेसिकली रिसर्च में एक मैं जब सिप्ला में था इन 3 years ago, हाँ, तो सिप्ला के लोग वो यूज करता था, एंड आई डोंट नो, आई थिंक इट्स इन द मेंशन इन द इंडियन जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर, वो वाला जर्नल में वो स्टडी भी है।
हायोसी मैक्स नाम पे एक इंजेक्शन आता है, बास्कुपेन भी सेम है, हायोसिनोबुटाब्रोमाइड उसका प्रिपरेशन है, ठीक है। हायोसिनोबुटाब्रोमाइड प्लस हेलोपेरिडल, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए पेशेंट के साथ, तो उनका जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो, जैसे कि समझ लीजिए कुछ ट्यूमर के वजह से ब्लॉक्ड है, तो कुछ नहीं हो सकता है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अदर देन दैट फंक्शनल जो है, जो कि वो पार्ट काम नहीं कर रहा है, या तो फिर पेशेंट बहुत दिन से कॉन्स्टिपेटेड था, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को अभी इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऐसा वाला पेशेंट में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हेलोपेरिडोल प्लस हायोसिनोबुटाब्रोमाइड। क्लियर? Yes, sir. Thank you. आई विल सर्च द आर्टिकल, अगर मुझे मिलता है तो आई विल शेयर विद शाइनी, शी विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। Thank you, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? No, sir. बाकी लोगों को कुछ नहीं पूछना है? Either everyone got the point nicely, otherwise मे भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, जस्ट फॉर अटेंडेंस। सर मैकेनिकल में सिर्फ ट्यूमर ही आएगा या और कुछ भी आएगा सर? मैकेनिकल में 2-3 चीज आ सकता है, एक तो है कि ट्यूमर है, हर्निया हो सकता है, या तो फिर मतलब पेशेंट का कुछ एडिशंस हुआ, मतलब बिकॉज ऑफ द पेशेंट ने बहुत दिन से नहीं खाया, या फिर कुछ भी कारणों के वजह से अगर वो एडिशंस हुआ, तो एडिशंस के वजह से फूड पार्टिकल्स जो है वो मतलब इंटेस्टाइन से पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। थैंक यू सर। बट मैं मैकेनिकल में बार बार मैं हर्निया या तो फिर मैं ट्यूमर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब एटलीस्ट याद रहे ट्यूमर, हाँ, क्योंकि पूरा लेक्चर को याद रखना बहुत मुश्किल है, हैं, तो इसीलिए आपको एक एक वर्ड जो चीज है कि अगर हाँ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन वाला एक एग्जांपल दो तो क्या है, तो हाँ ट्यूमर के वजह से अगर है तो वो याद रहेगा। इसीलिए मैं जो आप याद कर सकते हो ऐसा वाला ही बात बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं डीपली बात करूंगा। क्लास अच्छा है लेकिन राइटिंग में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, याद आप कुछ नहीं रख सकते, आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। सर प्लीज एक बार डेफिनेशन समझा दीजिएगा। ओके, मैं फिर से दोबारा आपको समझाता हूँ। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नाम ही है इंटेस्टाइन किसी भी कारणों के वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वो क्या क्या चीजों के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एक है कि अगर किसी पेशेंट में एडिशंस है, समझ लीजिए ये तो एक खाने का ट्यूब है और ट्यूब के दोनों वाल एक दूसरे के साथ चिपक गया है किसी कारणों के वजह से, किसी ग्रोथ के वजह से, तो इसके वजह से फूड जो है बीच में से जा नहीं पाता है, खाना जो है बीच में से जा नहीं पाता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फुट ट्यूब है वो स्पाज्म हो गया, क्योंकि वो भी एक मसल्स है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के मसल्स होता है, एक है स्मूथ मसल, एक है स्केलेटल मसल। हमारे बॉडी में जो आप डेल्टॉइड में इंजेक्शन देते हो तो वो सब स्केलेटल मसल है, और हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल्स होता है वो है स्मूथ मसल, तो वहां पे भी मसल है। तो वो मसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, स्टिंचर हो गया, स्पाज्म हो गया, इसका वजह से अगर खाना बीच में से नहीं जा पाता है, उसके लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का जो समझ लीजिए कि पेशेंट को इस तरह से मतलब इंसिशन दिया, देने के बाद पेशेंट का जो एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल है, जो पेशेंट को किसी भी कारणों के वजह से इंसिशन दिया, तो देने के बाद क्या होता है, हम इनर लेयर में
पहले स्टिच लगाता है ना डॉक्टर क्लोजिंग के टाइम पे, इसके बाद ऊपर वाला लेयर में लगाता है। अगर इनर लेयर बाई चांस खुल गया, ओपन हो गया, तो क्या होगा, ऊपर से तो स्टेपलर या फिर आपका जो स्टिच है वो तो रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है वो तो निकल गया। तो उसमें से क्या होगा, इंटेस्टाइन एब्डोमिनल प्रेशरों के वजह से तो वो इंटेस्टाइन ये दोनों वालों के बीच में चिपक गया यहाँ पे जाके। ठीक है, तो अगर ऐसा करके चिपक गया तो क्या होगा, वो उसके बीच में से तो फूड नहीं जा सकता है, तो उसको बोलते हैं लूप। लूप हो गया वहां पे, ऐसा करके लूप हो गया, लूप होके वो यहाँ पे प्रेस हो गया, जिसका वजह से वो नहीं जा सकता है। वो भी एक कारण है। और एक है, जैसे पेशेंटों में, बहुत सारे पेशेंटों में देखा जाता है कि उसका कान के नीचे या तो फिर नेक में नोड्स आता है, मतलब ऐसा करके ट्यूमर आता है। वैसा ट्यूमर उसका इंटेस्टाइन के अंदर में भी आ सकता है। बहुत सारे पेशेंट जो एंड स्टेज में होता है, आप अगर उनका एब्डोमिनल अच्छी तरह से पल्पेट करोगे तो आपको नोट्स लगेगा, ऐसा लगेगा कि टेनिस बॉल अंदर डाल के रखा है। तो वो नोट्स कहाँ है, वो नोट्स अगर इंटेस्टाइन के अंदर है तो उसके अंदर से खाना कैसे जाएगा, ट्यूमर ब्लॉक करके रखा है। तो वो सभी कारणों के वजह से, किसी भी कारणों के वजह से, अगर इंटेस्टाइन में मुंह से लेके एनास तक जो जीआई ट्रैक है, कहीं में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको जीआई ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली वो सब इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ही देखा जाता है, बट इसोफेगस में तभी देखा जाता है अगर कुछ सीए मतलब कार्सिनोमल ग्रोथ अगर है, तो पेशेंट को इंटेस्टाइन इसोफेगस में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। लेकिन पेलिएटिव केयर पेशेंटों में, जब पेशेंट बहुत दिन से ओपियोइड थेरेपी में होता है और अगर उनका अच्छी तरह से लेक्सिटी प्रिस्क्राइब नहीं होता है, तो ऐसा वाला पेशेंट में पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है। और पेशेंट क्रोनिकली जब कॉन्स्टिपेटेड होता है, जब उसका स्टूल ट्रांसवर्स कोलन को छोड़ के जब डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन तक पहुंचता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन होने के बाद स्टूल जो है एकदम स्टोन लाइक हो जाता है। और अगर पेशेंट हर दिन स्टूल पास नहीं करता है तो इट बिकम्स ए स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जब होता है वहां पे, तो वो एक मैकेनिकली उसको ब्लॉक करता है। तो वो भी वन काइंड ऑफ मैकेनिकल ब्लॉकेज है। ओके, कभी कभी सर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, उसमें थोड़ा कुछ बताएंगे? हाँ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो होता है दैट इज अनदर थिंग। परफोरेशन तब होता है अगर इंटेस्टाइन में किसी दूसरा, सपोज समझ लीजिए कि मैकेनिकल परफोरेशन वो होता है, गोल ब्लैडर के ऑपरेशन करने गया, लेपारोस्कोपी करने गया, तो बाई चांस पॉटरी वगैरह वो सब टच हो गया, तो उसमें से भी हो सकता है। किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो फिर पेशेंट को जो वर्म इन्फेस्टेशंस है, वर्म काट मतलब वर्म क्या करता है, पेट के अंदर में वो न्यूट्रिशन लेते रहता है स्किनों से, तो स्किन काट काट के वो वहां पे परफोरेट कर देता है, तो उसमें भी परफोरेशन हो सकता है। तो ऐसा वाला पेशेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, वो परफोरेशन वाला पार्ट को काट के दोबारा इंटेंशन को दो जोड़ दिया जाता है। तो उसमें से परफोरेशन वाला पेशेंटों में आपका ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी आएगा। प्राइमरीली पेशेंट को एब्डोमिनल पेन आएगा, क्योंकि पेशेंट का वो परफोरेशन से क्या होगा, पेशेंट का जो फूड पार्टिकल्स है वो वहां से लीकेज होगा, लीकेज होके फुल जो उसका पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम में फूड पार्टिकल्स जमा हो जाएगा और एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा। इसके वजह से एब्डोमेन जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनाइटिस होगा, और पेरिटोनाइटिस होके पेशेंट को इतना दर्द होता है कि पेशेंट खाना खा नहीं पाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसका सेकंड स्टेज में आता है, पहले तो उसका पेट दर्द होगा। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir.
कभी कभी सर गैस्ट्राइटिस जो पेशेंट को होता है और डायग्नोस नहीं हो पाता है, लेकिन कंटिन्यू पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो क्या केमिकल गैस्ट्राइटिस किस तरह का होता है वो थोड़ा सा सर explain। अगर गैस्ट्राइटिस का कंप्लेन करता है उसमें 2-3 चीजों का मेनली रीजंस हो सकता है। एक है कि आप मेडिकेशन रिव्यू करो, वहां पे कोई भी तरीके के अगर NSAID जा रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ऐसा टाइप का कुछ भी पेशेंट को मिल रहा है, तो वो गैस्ट्राइटिस का एक कारण हो सकता है। सेकंड है पेशेंट का बीमार कहाँ पे है, मतलब अगर पेशेंट कार्सिनोमल पेशेंट है तो अगर उसी पेशेंट में मेटास्टेसिस होके अगर लीवर में आया, लीवर फंक्शन इम्पेयरमेंट है, तो पेशेंट फैट जो है, जो भी खाना में जो भी फैट लेगा वो फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसका वजह से इनडाइजेशन होगा एंड साथ में गैस्ट्राइटिस भी होगा। थर्ड है पेशेंट का पेनक्रियस का, तो बेसिकली आप अगर कोई भी गैस्ट्राइट मतलब गैस्ट्रो वाला डॉक्टर में जाते हो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास, वो सबसे पहले वो तीनों चीज को ही देखता है। एक है कि पेशेंट का मतलब अल्सर है कि नहीं, पेशेंट अगर अल्सरेटिव है, मतलब समझ लीजिए कि ड्यूडेनल अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सरों में पेशेंट को बहुत पेट दर्द होता है खाना खाने में, इसलिए पेशेंट क्या करता है, खाना को स्किप करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही उसका पेन होता है, इसीलिए तो ऐसा वाला पेशेंट में गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज वन। सेकंड है पेशेंट का लीवर का कंडीशन कैसा है, लीवर कितना हेल्दी है, तो फैटी लीवर वाला पेशेंटों में वो सब प्रॉब्लम आएगा। या तो फिर पेशेंट अगर लिवर मेटास्टेसिस है, या तो फिर पेशेंट ऑलरेडी गोल ब्लैडर मतलब नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है, ऐसा वाला पेशेंटों में थोड़ा फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो फैट इंडाइजेशन। थर्ड, अगर किसी पेशेंटों में पेनक्रियास इज नॉट दैट हेल्दी, तो उसमें हो सकता है। तो मेनली मेडिकेशन रिव्यू से स्टार्ट करके उसका ऑर्गन जो एसोसिएटेड ऑर्गन है उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अदर कुछ नहीं है। थैंक यू सर। और कोई डाउट्स नहीं हो तो फिर हम केस प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अर्चना संतोष जी फॉर केस प्रेजेंटेशन। अर्चना जी, हेलो, जी जी। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज गो अहेड विथ योर प्रेजेंटेशन। यस सर। पेशेंट डिटेल्स, एज 92 years old, diagnosis gastrointestinal, जेंडर फीमेल है और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, पेन और क्रैम्प्स, unilateral weight loss, vomiting and nausea, acid reflux, diarrhea, constipation, fecal incontinence, fatigue, loss of appetite, history of illness. 1 month back, she felt severe stomach pain and loss of appetite. Informed her husband, who did not care for it. She take a medicine for a medical for the stomach pain. She started on Ayurvedic medicine for loss of appetite. As the symptoms increased with weight loss, vomiting, she was later referred to Dinanath, nearby Dinanath Hospital. Examination on examination, swallow of abdomen or belly, severe heartburn, loss of appetite, nausea and vomiting,
Sister, you are from Pune? Yes, sir. Okay. Because Indication. हाँ, sir. looking at Dinanath Mangeshkar हाँ, Hospital, I हाँ. understood that you are from Pune. Yes, sir. Okay, please go ahead. Treatment and significant investigation, blood test, CBC, serum electrolytes, urine routine, UHG, CT scan, gastroscopy. Physical aspects, angry, agitated, depressed, frustrated, hatred hatred to husbands as he did not care for her stress, dependent on other for daily home cares, medications, tablet Pantocid 40 mg OD. Main concern to give the physiological support to the patient and family, to care of the stop to the severe pain, to provide a diet for dietitian order, to gain knowledge about the disease condition, try to increase her appetite, to high intake of water. Summary. Just a minute, ma'am. Yes. Ma'am, please continue. Yes. Patient summary. Patient age 92 years old, female. She was not well taken care by her family. Visited Quakes for treatment, and after a long period, she was diagnosed with gastrointestinal uh, hospital. She was not informed to her diagnosis till her death. She was frustrated. The team had a very difficult time during caring for her. Always there was collision. The team was able to do symptom management, but was not successful in managing physico-social issue. Discussion point: how could have service served better other than symptom management? Should he have to disclose the diagnosis to the patient without the permission of family? Thank you, sir. Okay, so I think you can just stop the screen share. Okay, so my first question is, what was the diagnosis? Because you have not written the diagnosis properly. It was gastrointestinal cancer. Yes, sir. Okay, so gastrointestinal cancer, but वहाँ पे आपने सिर्फ gastrointestinal लिखा, so it was little confusing. Okay. Okay, sir. Sorry, sir. हाँ. Second है कि अगर पेशेंट को gastrointestinal cancer है, तो उस पेशेंट में सिर्फ पेंटोसिड यूज किया, सिर्फ पेंटोप्राजोल यूज किया और कुछ भी नहीं यूज किया? नहीं सर, वो उसने ऐसे ही ले लिया वो पेंटोप्रोजल. ओके, उसने बाकी खुद कुछ लिया से. ही नहीं. वॉमिटिंग वगैरह सेंसेशन था उसको, तो उसने पेंटोसिड ले लिया था. बट जो दीनानाथ मंगेशकर में जो पेशेंट आया था, तो पेशेंट को सिर्फ पेंटोसिड ही दिया और कुछ भी नहीं दिया? नहीं सर, वो घर पे ही सर ये किया था सर. घर में था पेशेंट. ओके, सो डिस्कशन पॉइंट में आपका क्वेश्चन एक था कि बेसिकली
हाउ वी कैन मैनेज द सिम्टम्स। ग्रुप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इट्स ओपन फॉर First is the frustration which they had, family, and we could have talked and encouraged them in a better way, so they could have sir heard him can you please explain in Hindi, because these sessions I think everybody is comfortable in Hindi. Hello. Hello. Sir, am Yes, I Mr. audible? Shashi. Yeah, you are audible, but Mr. Shashi was talking. Okay. Okay, we'll just connect to Mr. Shashi later. Before that, आप बाकी के लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो फर्स्ट तो फाइंड आउट ही नहीं हुआ कि उसका कौन सा ग्रेड का कैंसर था। Okay. अगर अर्ली स्टेज में होते तो मे बी अगर सही से ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता तो ठीक रहता उसके लिए। वो तो जनरलाइज्ड हो गया। जो सिम्टम्स उन्होंने लेके आया, she was depressive, she was agitated, she cannot take food, she was having vomiting, nausea, and intermittently constipation and diarrhea. Okay, so उस हिसाब से सोचना चाहिए। आप उसी हिसाब से सोच के तो बताए। इस पेशेंट अगर ऐसा सेम सिनेरियो पेशेंट अगर आप लोगों के पास आते तो आप क्या करते? That means she was in last stage, no sir? वो आप कैसे बोल सकता है कि वो एंड स्टेज में है या कौन सा स्टेज में है? तो स्टेज ही नहीं पता चला तो फिर सबसे पहले आप तो सिम्टम्स के बारे में बात कीजिए। स्टेजेस का काम करना है तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट देख लेंगे। वी आर पैलिएटिव केयर, सो हमारा काम स्टेज के हिसाब से नहीं, हमारे काम सिम्टम्स के हिसाब से जाना है। पेशेंट को कितना सिम्टम्स है, बस। अभी कुछ एड्रेस हो सकता है, कुछ एड्रेस नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेज बहुत ज्यादा एडवांस होगा तो मे बी हमारे ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव नहीं रहेगा, 50% इफेक्टिव होगा, या तो फिर 40% इफेक्टिव होगा, ठीक है। आपका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा जैसे आपका एडवांस स्टेजेस में। लेकिन हमारा काम स्टेज के हिसाब से देखना नहीं, हमारा काम सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को देखना है। तो पेशेंट हमारे पास जो भी सिम्टम्स लेके आया है उसी हिसाब से पेशेंट को देखना है। तो सबसे पहला जो काम है दैट इज पेशेंट का मेडिकेशन रिव्यू। फर्स्ट इज पेशेंट का मेडिकेशन रिव्यू, क्योंकि पेशेंट क्या ले रहा है, क्या खाना खा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। सो पेशेंट खाना खा पाता है कि नहीं, या तो फिर पेशेंट के पास साथ कौन रहता है, तो वो मेडिकेशन क्या ले रहा है। अभी यहाँ पे एक पेंटोसिड लेके रखा है, सिर्फ पेंटोसिड लेता है, बाकी कुछ नहीं लेता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेता होगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है वो भी फाइंड आउट करना है। मतलब उनका फैमिली मेंबर्स उनको अच्छी तरह से बोला भी नहीं कि उसका डायग्नोसिस क्या है या तो फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो नथिंग वाज डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली। उसी हिसाब से हमको पेशेंट के साथ अच्छी तरह से बात करना है। पेशेंट को कौन कौन है सबसे क्लोज रिलेटिव्स, वो उनके साथ बात करना है। थर्डली, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जब हो रहा है, बेसिकली मैंने मेरा लास्ट सेशन में जो 11 तारीख को जो सेशन हुआ उसमें मैंने बोला कि डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन वो एक साइकिल वाइज है। इफ यू आर बैड इन मैनेजिंग डायरिया तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा,
बैड इन मैनेजिंग कॉन्स्टिपेशन तो पेशेंट को डायरिया होगा। आपको डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के बीच में बैलेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस पेशेंट में रिपीटेडली लिखा है सिम्टम्स में कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स दोनों होता है इंटरमिटेंटली, तो उसी हिसाब से पेशेंट को सोचना पड़ेगा। थर्ड है, पेशेंट अगर सीए स्टोमक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोमा कहाँ पे है? पेशेंट को स्टोमक में, अगर इंटेस्टाइन में कुछ नोड्स है उसके लिए भी पेट दर्द ही होगा, स्टोमक में है तो उसके लिए भी पेट दर्द होगा, पेशेंट को अगर सीए लीवर है तभी पेट दर्द ही होगा। इन्होंने जनरलाइज्ड लिखा है कि स्टोमक पेन, उसमें हमको डायग्नोसिस प्रॉपरली पता भी नहीं कि उसका कार्सिनोमा कहाँ पे है। तो कार्सिनोमा सबसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट। उसी हिसाब से पेशेंट को क्या मेडिसिन दे सकता है, उनका पेन वगैरह है क्या, वो सब देखना है। डायरिया कॉन्स्टिपेशन के लिए वो क्या लेती है घर पे, अगर डायरिया जो हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है, वो जो सिम्टम्स बोले, अगर घर पे डायरिया होता है तो क्या लेता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या लेता है, पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री लेना पड़ेगा। देन ओनली आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। उसी हिसाब से आपको आपका जो बाकी टीम मेंबर्स, जैसे एक पेशेंट को याद रखना, मेरा पेट दर्द हो रहा है, जस्ट इमेजिन, मैं आप लोगों के बारे में, जस्ट खुद के बारे में सोचो, यू आर हैविंग एब्डोमिनल पेन, मैं जाके बोलूंगा अच्छा चलो आज मूवी देखने जाते हैं, आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे एकदम अभी के अभी घर से मुझे निकाल दो। एग्जैक्ट पेशेंट के साथ सेम होता है। पेशेंट अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पेशेंट एंग्री है, पेशेंट के साथ सिम्टम्स ही मैनेज नहीं हुआ है, अभी आप पेशेंट को साइकोसोशियल कभी भी एड्रेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फिजिकली पेशेंट को फिट करना है, पेशेंट को फिजिकली स्टेबल करना है। जैसे पेशेंट फिजिकली स्टेबल होता है, पेशेंट का सिम्टम्स जैसे इम्प्रूवाइज्ड होता है या तो फिर सिम्टम्स थोड़ा रिलीफ होता है, इमीडिएटली पेशेंट आपका हर बात मानेगा। तो वहां पे लिखा हुआ था कि पेशेंट का साइकोसोशियल इश्यूज को अच्छी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वहां पे कॉल्यूशन है। अब कॉल्यूशन कैसे जाएगा? सबसे पहले आपको सिम्टम्स को मैनेज करना है। जैसे सिम्टम्स मैनेज होगा, इमीडिएटली हर एक आदमी आपके साथ, घर वाले बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहां पे सबसे पहले आपको लीड लेके वही करना है कि पेशेंट को आप समझो, पेशेंट के साथ बातें करो, पेशेंट का सिम्टम्स को पहले ध्यान दो, और इसके बाद उनका घर में क्या क्या इशू है, कौन सबसे क्लोज रिलेटिव्स है, कौन सबसे क्लोज केयर टेकर है, और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सबसे फाइंड आउट करना है। बहुत लोग ऐसा है कि समझ लीजिए आप अगर अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन नहीं करते तो कैसा है, मेरा पापा आज से 20 साल पहले अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा चीजें गिफ्ट दिया, और 20 साल के बाद अगर वो खराब हो गया, मैं किसी दुकानों में गया कि उसको ठीक करने के लिए, मैकेनिक उठ के बोला कि ना नहीं वो तो ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि वो मॉडल तो आज बंद हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बंद हो गया बोल के फेंक दूंगा? नहीं, मैं तो मैकेनिक चेंज कर दूंगा। तो पेशेंट भी वही करता है। आप जब अच्छी तरह से उनके साथ बात नहीं करोगे तो पेशेंट सोचेगा कि ये इस हॉस्पिटल में तो कुछ भी ट्रीटमेंट होने वाला नहीं, लेट्स चेंज द हॉस्पिटल, लेट्स चेंज द डॉक्टर। तो उसी हिसाब से उनका थिंकिंग लेवल के हिसाब से सोचो, तभी जाके आप उनको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते। क्लियर? Okay, sir. Thank you. होप कि आज का सेशन आपके लिए नॉलेजेबल था। आप लोग की क्वेरीज भी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं सर के थ्रू। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका सेशन बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल था और आपने केस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अगर Thank you, कुछ क्वेरी है मेरा क्लास नहीं होने से भी,
अगर कुछ क्वेरी है यू कैन लाइक ज्वाइन विथ मी थ्रू देम थ्रू द पेलियम इंडिया, देन अगर कुछ क्वेरी है बिफोर द एग्जाम आई कैन एड्रेस. ओके, Sure. Okay. Okay. Thank you. Thank you all. thank you so much, and belated happy nurses day. Happy New Thank Year. you, sir. Thank you, sir. Thank you. और एक चीज मेरा जस्ट मैं जो सोचता हूँ वो मैं बोल दूंगा. सिंपल बातें है. इस साल का क्या था थीम? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर. यस. Yes. So it's a request to all the nurses, those who are getting training by Pelium India or any other areas, wherever वो आप palliative care nurse हो या दूसरा नर्स हो, दूसरा स्पेशलिटी हो, वो बात नहीं है. बट लोग क्या करता है, पहले बीएससी करता है फिर एमएससी करता है, कैसे टीचिंग लाइन में जाएगा वो सोचते रहता है. वैसा नहीं होना है. हाँ, आप देखो कि एक किसी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर हाई पोस्ट में होता है, डायरेक्टर या तो फिर सुपरिंटेंडेंट, बट उनके खुद के प्रैक्टिस के लिए एक दिन रखता है. आज सुपरिंटेंडेंट का सर्जरी आज है, आज सुपरिंटेंडेंट का ओपीडी है, क्योंकि वो अपना बेस को भूलना नहीं चाहता है. हम जितना भी कोशिश करें, हम जितना भी आगे जाए, हमारा बेस है हमारा पेशेंट. तो पेशेंट को छोड़ के हमको जाना नहीं है. तो इसीलिए आज जो नॉलेज आपको मिल रहा है, आज जो चीजें नहीं आप नया करके सीख रहे हो, वो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो चीज आप सोचो. और अभी हमारा टाइम आ गया कि सब नर्सेस मिलके चीजों को क्वालिटी प्रोवाइड करना, क्वांटिटी नहीं. कि आज मैंने 60 पेशेंट को देख लिया, ऐसा नहीं. ये आपका क्वालिटी नहीं है, ये आपका पावर नहीं है. एक दो हर दिन अगर 2 पेशेंट को आपने अच्छी तरह से देखा और उसका हर एक चीजों को, हर एक क्वेरी को आपने एड्रेस किया, तो आपका मन से जो शांति मिलेगा ना, हाँ आज मैंने अच्छा काम किया, ये पेशेंट ना बहुत नर्वस था, मैंने अच्छे से समझा के बोला, बहुत अच्छा से आपको अच्छा लगेगा. तो वो चीज क्वालिटी होना चाहिए. एंड वो क्वालिटी आप ही लोग ला सकते हो. थैंक यू. बहुत ज्यादा बोल दिया. नहीं sir, नहीं. Okay. Okay. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much.